हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं डे 7 का। इससे पहले हम डे 6 कर चुके हैं, यानी कि 6 क्लास इससे पहले हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पिछले वाले सारे क्लास को आप ज़रूर देखिए। इसमें टोटल हम सीरीज करने वाले हैं डे 42 का, जिसमें कि हमारा टोटल 418 क्वेश्चन कवर होने वाला है। आज हम डे 7 करने वाले हैं और इसमें करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट से आप लोग सारा का सारा वीडियो देख लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो गौरव आईटी क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़िए। ठीक है, चलते हैं आज क्वेश्चन की तरफ। और याद रखिए, आज का क्वेश्चन जो है उसमें कुछ इंग्लिश ग्रामर का है तो कुछ कंप्यूटर से भी है। ठीक है, और हमने इसे सुविधा के लिए कुछ इंग्लिश ग्रामर का भी क्वेश्चन है, उसको भी हमने थोड़ा हिंदी में बदलने का प्रयास किया है। आप लोग देखिए आगे, और ये प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है और आज का जो क्लास का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैश टू प्रिवलेंट वाटर स्कार्सिटी। जिसे हिंदी में आप इसे समझ सकते हैं कि वर्षा जल संचय होता है वो क्या करता है पानी को रोकने के लिए, यानी कि स्कार्सिटी का मतलब हुआ सूखा। यानी कि अगर कहीं पे पानी की कमी है तो वाटर रेन जो होता है, यानी कि वर्षा का जो जल होता है, उसे क्या करके आप जो है जल का स्तर को आप एक तरह से सीमित कर सकते हैं, यानी कि पानी की कमी को रोक सकते हैं, यानी कि सूखा को रोक सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैश टू प्रिवलेंट वाटर स्कार्सिटी, यानी कि क्या करता है रेन वाटर, यानी कि स्कार्सिटी को, सूखापन को कम करने के लिए। तो ये हेल्प करता है, तो हेल्प्स हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेल्प्स। यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू प्रिवलेंट वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हेल्प नहीं होगा, हेल्प्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं और आज का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कह रहा है डैश टू ट्री डैश द इन्वायरमेंट, जिसे हिंदी में आप समझ सकते हैं पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस तरह से इसमें दिया गया है, तो डैश टू ट्री डैश द इन्वायरमेंट। तो आप देखिए इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो वहाँ पे सूट करता है। तो देखिए, पहले क्या लगाना है, पहले लगाना है क्या, प्लांटिंग। प्लांटिंग यानी कि वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण से हम क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण करके और वृक्ष का जो है हम सेव करके, यानी कि वृक्ष का बचाव करके हम इन्वायरमेंट यानी कि अपने वातावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो वातावरण सुरक्षित रखने के लिए क्या करना होगा, हमें पौधा लगाना होगा, तो उसका हो जाएगा प्लांटिंग। और उसके बाद पौधा का रक्षा भी करना होगा, यानी कि सेव्स, यानी कि प्लांटिंग टू ट्रीज सेव द इन्वायरमेंट। यानी कि अगर यानी पौधा लगा करके हम इन्वायरमेंट यानी कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, यानी बचा सकते हैं। यानी कि प्लांटिंग टू ट्री सेव द इन्वायरमेंट, यानी कि पौधा रोपण करके ही हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लांटिंग एंड सेव्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये सर, लेकिन जितना भी क्वेश्चन मैंने पूछा ये सारा का सारा इंग्लिश ग्रामर का है। देख लेते एक बार, ये जो क्वेश्चन है, हाँ ये भी इंग्लिश ग्रामर का है। क्योंकि देख लीजिए, इंग्लिश ग्रामर का सबसे जो पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी प्लांट लिखा हुआ है, यहाँ भी सेव लिखा हुआ है, यहाँ भी प्लांटिंग लिखा हुआ है, यहाँ सेविंग लिखा है। यानी कि कुछ शब्द में ING लगा के, तो कहीं ING छोड़ करके, इस तरह का शब्द जो रहेगा वो ग्रामर में ही आता है। ये भी ग्रामर सेक्शन का था। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देखिए गिव, गिव, हेल्प्स, हेल्प्स, दोनों जगह हेल्प्स है, हेल्प और हेल्प से, ये भी आपका इंग्लिश ग्रामर का ही क्वेश्चन था। लेकिन हमने इसे कोशिश किया है हिंदी में लिखने का। लेकिन आप यकीन मानिए कि इंग्लिश ग्रामर का जो वर्ड है ऊपर वाला, वही एग्जैक्ट सही ऑप्शन से मिलान होता है। ठीक है, नीचे में तो सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये हो गया, हाँ यहाँ ये सिर्फ आपको इंग्लिश ग्रामर में ही है। देखिए, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू बाय डैश और डैश टू द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। यानी कि किसी प्रॉब्लम यानी समस्या और सॉल्यूशन यानी उसका सुझाव आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यू को यानी अपने विचार को रख सकते हैं किस किस रूप में। जैसे कि आप किसी प्रॉब्लम या फिर किसी सॉल्यूशन के लिए आप विचार को किस रूप में रख सकते हैं,
ठीक है। तो ये हो जाए, या तो एग्री हो सकते हैं, या तो एग्री होकर के विचार रखिए, यानी इस बात से हम सहमत हैं, यानी सहमति जता सकते हैं कि हाँ हम इस बात से सहमत है, यानी कि एग्री हो रहे हैं। या फिर आप डिसएग्री हो जाइए कि नहीं मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, माने कि ये कोई कह रहा है कि वो जो बहुत बड़ा इंसान है वो कुछ भी करता है तो उसका सही है, तो इस बात से कोई एग्री थोड़े ना करेगा। अब बड़ा इंसान है तो क्या उसका मतलब चोरी करेगा वो, या बड़ा इंसान है तो वो झूठ बोलेगा, या फिर बड़ा इंसान है तो किसी को दबाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि कोई बड़ा इंसान है और वो कुछ भी करेगा तो ये सही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे वहाँ पे डिसएग्री कर देंगे। लेकिन कहेगा कोई जो बड़ा इंसान है वो अपने आचरण से अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, तो ये सही बात है, तभी वो बड़ा इंसान बन चुका है, तो वहाँ पर हम एग्री हो जाएंगे। यानी कि अपने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के लिए आप अपना सुझाव किस रूप में दे सकते हैं, या तो आप एग्री होकर के दीजिए या फिर डिसएग्री हो करके दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो होगा ये ग्रामर का सेक्शन है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग, यानी कि एग्री हो रहा है या फिर डिसएग्री हो रहा है, यानी कि होने का मतलब यह है कि उस समय आप जो है आप प्रेजेंट में हैं, इसलिए एग्री या फिर डिसएग्रीइंग हो सकता है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देयर डैश इंस्ट्रक्शन टू बी डैश द मेंटेन नेबरहुड वेल, यानी कि एक अच्छा नेबरहुड के लिए, एक अच्छा पड़ोस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो देयर के साथ क्या लगेगा, देयर के साथ लगेगा आर, यानी कि देयर आर डैश इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड द मेंटेन्स नेबरहुड वेल, यानी कि यहाँ पे कह रहा है देयर आर इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड द मेंटेन नेबरहुड, यानी कि अपने पड़ोस को अगर मेंटेन करना है, नियंत्रित करना है, तो उसके लिए आपको ये जो इंस्ट्रक्शन है, सुझाव है, इसे क्या करना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, यानी कि उसका पालन करना चाहिए। यहाँ पे देयर के साथ आर लग जाएगा और फॉलो जो हो जाएगा फॉलोड, यानी कि पालन करना, तो फॉलोड हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉलोड, आर एंड फॉलोड। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा 70 नंबर का। आज हम क्वेश्चन टोटल 10 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग बाईसाइकिल डैश द कैंपस, यानी कि आप एयर पॉल्यूशन को साइकिल चला के क्या कर सकते हैं, तो आप एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं साइकिल चला के। कहाँ, यानी कैंपस के अंदर। मान लीजिए कि आपको कहीं 10 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर जाना है, या 100 किलोमीटर जाना है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, या तो अपने मोटर वाहन का प्रयोग करेंगे या फिर बस का प्रयोग करेंगे। आपको कहीं मान लीजिए 1000 किलोमीटर जाना है तो आप वहाँ पे ट्रेन का प्रयोग करेंगे। आप समझ लीजिए वहाँ पे 2000-3000 किलोमीटर जाना है तो आपको, तो उसके लिए आप फ्लाइट का प्रयोग करेंगे। लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा हो गया कि आप अगर घर से दुकान में जाते हैं तो वहाँ भी गाड़ी से जाते हैं, जो कि नहीं जाना चाहिए। वो तो जो एनवायरनमेंट के लिए तो खतरा है ही, साथ ही साथ आपके लिए भी वो खतरा ही है, क्योंकि आप मान लीजिए इतना आदत लग गया है कि यहाँ से आप चौक पे जाइए साइकिल लेकर नहीं जाएंगे, आप वहाँ भी गाड़ी जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, यानी कि अपने कैंपस में, यानी आपने अपने आस पड़ोस में किसका यूज करेंगे, अपने आस पड़ोस में साइकिल का यूज करेंगे। वो ना तो किसी प्रकार का धुआं देता है, ना ही कोई उत्सर्जन करता है, कुछ भी आराम से चलता है, और शरीर भी फिट, साइकिल भी फिट, इन्वायरमेंट भी फिट, सब कुछ फिट है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है बाय यूजिंग बाईसाइकिल, यानी कि साइकिल का प्रयोग करके, इनसाइड द कैंपस, यानी कैंपस के अंदर में, यानी कि कैंपस के अंदर में हम साइकिल चला करके एयर पॉल्यूशन को, यानी कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल मजनू कंट्रोल, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वो कंट्रोल मजनू नहीं, कंट्रोल उदय कंट्रोल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 71 नंबर। ये वाला एक मूवी है, अभी याद नहीं आ रहा है, वो कंट्रोल उदय कंट्रोल वाला, जिसमें वो अनिल कपूर जो है उसको गुंडा का रोल मिला हुआ रहता है, ठीक है। अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइए कौन सा था, अभी भूल रहे हैं तत्काल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है डैश द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज, यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग करने के बाद प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए, तो उसे बंद कर देना चाहिए, यानी कि टर्न ऑफ कर देना चाहिए। स्विच ऑन नहीं करना चाहिए, ना ही टर्न ऑन करना चाहिए, और ऑल ऑफ द एबव तो नहीं होगा, यानी कि टर्न ऑफ कर देना चाहिए। यानी कंप्यूटर का अगर प्रयोग कर चुके हैं तो उसे बंद करके रख दीजिए, ताकि बिजली की भी खपत बच जाएगी और आपका कंप्यूटर भी खराब होने से बच जाएगा, ठीक है। डबल डबल फायदा।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का। इसमें कह रहा है हॉबीज, यानी कि हॉबी क्या होता है? जो किसी के, यानी कि मान लीजिए जिसे करने में आपको मज़ा आता है वही हॉबी है, ठीक है? किसी का हॉबी है तैराकी है, किसी को सीटी मारना हॉबी है, ऐसा भी देखें। किसी को खेलना खेलना हॉबी तो है सबके लिए, लेकिन अलग-अलग खेल, किसी के लिए कबड्डी, किसी के लिए क्रिकेट। तो आजकल तो 90% का क्रिकेट ही हॉबी हो चुका है, ठीक है? तो ये जो हॉबी है, यानी कि यहाँ पे हिंदी देख सकते हैं, हॉबी वह प्रक्रिया है जो खाली स्थान में करते हैं। मैंने सिर्फ ये हॉबी को समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, हॉबी वह प्रक्रिया है जो कि खाली समय में हम करते हैं। यानी कि आपके पास कोई काम नहीं है तो आप अपने हॉबी को पूरा करना शुरू कर दें। किसी का हॉबी होता है पढ़ना, किताब पढ़ना, ढेर सारी कहानी है उसको पढ़ना, ठीक है? तो यहाँ क्या दे रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ कह रहा है हॉबीज डैश टू एक्टिविटीज डैट वी डैश इन आवर लेजर टाइम, यानी कि आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? अपने हॉबी को पूरा करते हैं, लेकिन खाली समय में क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रेफर्स और डू हो जाएगा। यानी कि हॉबीज रेफर्स टू एक्टिविटीज डैट वी डू इन आवर लेजर टाइम, यानी कि हम खाली समय में करते हैं। तो करते हैं के लिए हो जाएगा यहाँ पे डू, और यहाँ पे हॉबीज रिफ्रेश दैट एक्टिविटीज डैट वी डू इन आवर लेजर टाइम, ठीक है? आप खाली टाइम में रेफर करते हैं किसको? हॉबी को, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, और आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नहीं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, गार्डनिंग। गार्डनिंग से मतलब ये है कि आप कहीं फूल लगाते हैं, थोड़ा छोटा छोटा पौधा लगाते हैं अपने घर के आसपास, वो हो गया क्या? गार्डनिंग। रीडिंग, कलेक्टिंग स्टम्प्स, यानी कि स्टम्प को कलेक्ट करना, मान लीजिए कागज़ को जो है जमा करना। सिंगिंग, यानी कि गाना गाना। सम एग्जाम्पल ऑफ हॉबीज, ये हॉबीज के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ को क्या हो जाएगा? यहाँ पे डॉट डॉट था, यहाँ पे मिसिंग हो गया, ठीक है? यानी कि सिंगिंग के बाद डॉट डॉट है, इसके बाद फिर सम एग्जाम्पल ऑफ हॉबीज है। यहाँ पे तो ईज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा दिया है, जैसे कि गार्डनिंग है, रीडिंग है, कलेक्टिंग स्टम्प है, सिंगिंग है, तो यहाँ पे ईज नहीं होगा। यहाँ पे बहुवचन के लिए यहाँ पे ईज होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? यहाँ पे हो जाएगा आर, यानी कि गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टम्प, सिंगिंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ हॉबीज, यानी कि ये हॉबी के बहुत सारे उदाहरण है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाँ, ये हो जाएगा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, द जॉग फॉल्स इज द सेकेंड डेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, यानी कि जॉग फॉल इंडिया का दूसरा सबसे डैश वाटरफॉल है। यानी कि सबसे, वाटरफॉल का क्या मतलब? जो जॉग फॉल यानी कि जो ऊपर से नीचे गिरता है, तो ऊपर से नीचे गिरता है, यानी उसका क्या आप मापते हैं? उसका हाइट मापते हैं। तो हाइट मापते हैं तो यह हो जाएगा हाइएस्ट, यानी कि द जॉग फॉल्स इज द सेकेंड हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, यानी कि जॉग फॉल जो है वो इंडिया का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऊंचाई का बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक? आगे तरफ चलते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वर्ल्ड्स डैश बीच इन अलोंग द बे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु, ठीक है? देखिए द बे ऑफ बंगाल दुनिया का सबसे डैश बीच है जो तमिलनाडु में है, यानी कि तमिलनाडु में जो बीच है वो दुनिया का सबसे डैश है। डैश क्या है? मतलब कि दुनिया का सबसे लंबा बीच है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बीच इन अलोंग द बे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में जो बे ऑफ बंगाल जो है बीच है वो क्या है? लॉन्गेस्ट है, यानी कि लंबा है। यहाँ पे बात क्या हो रहा है, आपका बीच कैसा होता है? ऐसा नीचे नीचे समतल होता है, यानी कि आपका जो समुद्र के किनारा, तो वो क्या होता है? हाईएस्ट, यानी ऊंचा थोड़ी होता है उसको जो हाईएस्ट कहिएगा, वो क्या होता है? लंबा होता है, सबसे लंबा है, ठीक है? ये लंबा है, इसलिए हो जाएगा लॉन्गेस्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि द वंडर्स लॉन्गेस्ट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बीच इन अलोंग द बे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो बे ऑफ बंगाल का जो बीच है वो दुनिया का सबसे लंबा बीच है, ठीक है? और ये बहुत अच्छी बात है कि दुनिया का सबसे लंबा बीच हमारे इंडिया में ही है, ठीक है? इसी के साथ हमारा क्लास आज हो जाता है समाप्त। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, और आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।